कुटिल चाल भाग 9। सुलक्षणा द्वारा कुमार के लिए अरविंद कहना अनुराधा और वीरेश्वर मिश्रा को हैरान कर गया। उन्हें लगा कि शायद पुत्र मोह में सुलक्षणा विक्षिप्त सी हो गई है, शायद इसलिए उसे कुमार में भी अरविंद ही दिख रहा था। तभी कुमार भरे गले से सुलक्षणा की ओर लपका, बोला, माँ तुम और पिताजी यहाँ पर? कहाँ कहाँ ढूंढा मैंने आपको। अपने घर जाकर पता चला कि आप लोग वह नोएडा का घर किराए पर देकर कहीं लखनऊ में ओल्ड होम्स में शिफ्ट हो गए हैं। मैं तो आत्मग्लानि से भर गया। एक आईएएस अधिकारी के माता पिता ओल्ड होम में अपना बुढ़ापा गुजार रहे हैं। इससे शर्मनाक किसी बेटे के लिए और क्या हो सकता है। मैं रोज रात को सोते समय आप दोनों को याद करके सोचता था कि भगवान मुझे एक मौका तो दो आपसे मिलने का, ताकि मैं आप दोनों से अपने कर्मों की माफी मांग लूं। बहुत दुख दिया है मैंने आपको। कुमार अपनी माँ सुलक्षणा से लिपटकर भावनाओं में बहा जा रहा था। वह तो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। उसके पिता भास्कर राव त्रिवेदी उसे आगे बढ़कर छाती से चिपकाकर बोले, बेटा सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जो हो गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, परंतु जब तुम मिल गए हो तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अनुराधा और वीरेश्वर मिश्रा किनारे खड़े होकर उन तीनों का प्यार भरा मेल मिलाप देख रहे थे। उन दोनों की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। कितना विचित्र संयोग था। कहाँ तो कुमार अनुराधा से रिश्ते की बात करने आया था और उसके माता पिता मिल गए, और जो सुलक्षणा कुमार के नाम से चिढ़ते हुए उसके खानदान पर शंका कर रही थी, कुमार तो उसका अपना बेटा अरविंद निकला। यह भावुक समय और भी लंबा चलता यदि इस बीच अनुराधा कुमार की तरफ देखकर न टोकती। आप यहाँ मेरे रिश्ते की बात करने के लिए आए थे? यदि आपको मैं पसंद हूँ तो जल्दी बता दो। इन भारी कपड़ों को पहनकर मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर वीरेश्वर मिश्रा, भास्कर राव त्रिवेदी, सुलक्षणा और स्वयं कुमार यानी अरविंद भी हंस दिए। वह बोला, कमाल की लड़की हो तुम। मुझे भी पहले मेरे माता पिता से पूछने तो दो कि क्या उन्हें अनुराधा बहू के रूप में पसंद है। वीरेश्वर मिश्रा ने कहा, ठीक है, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। आप लोग अब आराम से बैठकर यहाँ वार्तालाप करें। फिर भास्कर राव त्रिवेदी और सुलक्षणा की ओर देखकर कहा, भाई साहब और भाभी जी, अब अरविंद वर्षों बाद आपको मिला है तो आज रात यहीं रुकवा लेना। कुमार ही आपका अरविंद निकला है, इससे अच्छी बात क्या होगी। और हमारी अनुराधा को तो शादी के बाद भी आप दोनों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। सुलक्षणा ने कहा कि जब अनुराधा इंटरव्यू के लिए हमारे यहाँ रहने के लिए दिल्ली में आई थी, मुझे तो तभी से पसंद थी अपनी बहू के रूप में। उस समय अगर अरविंद मेरे साथ होता तो मैं तभी उसके लिए आपसे अनुराधा को मांग लेती। इसलिए जब जब अनुराधा हमारे सामने कुमार की चर्चा करती थी, मुझे सच में बहुत दुख लगता था। पर हमें क्या पता था कि वह कुमार ही हमारा अरविंद है। बेटा अनुराधा, मुझे माफ कर दो। मैंने इसी स्वार्थ की वजह से जाने अनजाने में तुम्हारे हृदय को बहुत दुख दिया है। अनुराधा प्यार से सुलक्षणा से चिपक कर बोली, वो तो सब ठीक है, पर पता है इन सबसे बढ़कर मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या है? भास्कर राव त्रिवेदी ने हंसकर उत्तर दिया, यही कि तुम्हारा कुमार ही हमारा अरविंद है। अनुराधा ने कहा, नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि अब तो मुझे आजीवन सुलक्षणा आंटी के हाथों से बना ये स्वादिष्ट सूजी का हलवा खाने को मिलेगा। देखते ही देखते पूरा वातावरण सुखमय हो गया। अनुराधा के लिए लड़का देखने आने वाला है, तो उससे बात करने में जो औपचारिकता होनी चाहिए वो पता नहीं कब की खत्म हो चुकी थी। अनुराधा और वीरेश्वर मिश्रा अपने विशिष्ट कपड़े बदलकर घर के कपड़ों में आ चुके थे। अरविंद भी, जो एकदम सूट बूट में आया था, अपने पिता से उनका कुर्ता पजामा लेकर पहन चुका था। हालांकि वह एक बार आकर चाय पी चुका था, फिर भी अनुराधा की तरफ देखकर बोला, यार वो फॉर्मेलिटी वाली चाय पीकर कुछ मजा नहीं आया था। प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बनवा दो। मेरे लिए भी एक, वीरेश्वर मिश्रा ने कहा। तो अनुराधा ने भास्कर राव और सुलक्षणा की तरफ देखकर कहा, मुझे भी चाय पीने का मूड है, मैं आपके लिए भी चाय रख देती हूँ। कहकर वह रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तभी अरविंद टेबल पर रखी मिठाई देखकर बोला, अरे वाह, काजू कतली, मेरी फेवरेट मिठाई। कहकर उसने 2 पीस उठा लिए। भास्कर राव त्रिवेदी और सुलक्षणा ये देखकर मन ही मन सोच रहे थे कि कलेक्टर बन गया है, फिर भी अभी तक इसका बचपना नहीं गया है। तभी अनुराधा ट्रे में चाय और नमकीन ले आई। चाय पीने के बाद भास्कर राव ने अरविंद से पूछा, बेटा ये कुमार नाम की क्या कहानी है? तुम नोएडा से ट्रांसफर हो जाने पर कहाँ चले गए और कलेक्टर कब बन गए? अरविंद ने कहा कि पिताजी, आपके उस दिन मेरे यहाँ से जाने के बाद जब प्रेस में यह खबर छपी कि कलेक्टर अरविंद कुमार त्रिवेदी को अपने पिता भास्कर राव त्रिवेदी के जैविक पिता होने पर शक,
डीएनए टेस्ट की मांग की। मैं विक्षिप्त सा हो गया था। उस पत्रकार ने तो न जाने और भी क्या क्या मिर्च मसाला लगाकर न्यूज़पेपर में छाप दिया था। मेरे ऑफिस के सहयोगी तक मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे थे। मेरे मन में कुंठा बढ़ती जा रही थी। मैं शराब के नशे में खुद को बर्बाद करता जा रहा था। इसी कारण मेरा ऑफिस में व्यवहार भी बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने लगा था। एक दो कर्मचारियों पर तो मैंने हाथ भी उठा दिया था। इस कारण सरकार ने मेरे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मुझे गोरखपुर संभाग के कुशीनगर जिले में तबादला करा दिया था। वहां जाकर भी मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं पड़ा था, बल्कि मैंने आपसे नफरत के कारण एक एफिडेविट बनवाकर नाम परिवर्तन सूचना देकर सारे समाचार पत्रों में छपवा दिया कि मैं अरविंद कुमार त्रिवेदी यह घोषणा कर रहा हूं कि आज से समस्त सरकारी दस्तावेजों में ए कुमार नाम से जाना जाए। मैंने अरविंद को शॉर्ट करके सिर्फ ए रखा और सरनेम त्रिवेदी हटा दिया। इस तरह अब मेरा नाम ए कुमार हो गया था। उसी साल की भीषण बरसात में कुशीनगर बाढ़ से तबाह होने लगा था। वहां के रहवासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कई लोग भूखे मर रहे थे, हजारों लोग बेघर हो गए थे। इसीलिए मैंने मानवीय आधार पर खुद ही कई डूबते लोगों को बचाया था, अनेक बेघरों को आश्रय दिया था। कईयों की तो अपने निजी खर्चे से उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की थी। इसके अलावा सरकारी संसाधनों और बाढ़ नियंत्रक दस्ते के साथ अच्छे तालमेल बिठाकर हमने जिले में आई आपदा को बहुत हद तक संभाल लिया था। कई समाचार पत्रों में मेरे कार्य की बहुत प्रशंसा भी हुई। इसी वजह से मुझे उस समय के गोरखपुर कमिश्नर BK श्रीवास्तव ने सम्मानित करने के लिए गोरखपुर में बुलाया था। क्योंकि मैं पनिशमेंट ट्रांसफर में उनके कार्य क्षेत्र में आया था, इसीलिए मेरे हर एक कार्य और व्यवहार पर उनकी पैनी नजर थी। उन्हें एक बुरे आचरण वाले व्यक्ति से शायद बाढ़ पीड़ितों की मदद करने जैसे अच्छे कार्य की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए उन्होंने मुझे शाम को अकेले बात करने को घर बुलाया। शाम को जब मैं उनके घर पहुंचा, उन्होंने मुझे कहा कि देखो, वैसे तो मैं तुम्हारा बहुत सीनियर ऑफिसर हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें अपने पद की हैसियत से नहीं, पिता तुल्य होने की हैसियत से पूछता हूँ कि ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने अच्छे त्रिवेदी खानदान से होने के बाद भी अपना सरनेम छुपाना चाहते हो? क्या तुम्हें अपने परिवार पर गर्व नहीं है? मुझे खुद देखो, तुम्हें मेरा पूरा नाम BK श्रीवास्तव मतलब ब्रिज किशोर श्रीवास्तव भले ही पता न चले, पर श्रीवास्तव खानदान से हूँ ये तो पता चल जाता है ना। मैं ये नहीं कहता कि कोई जाति छोटी या बड़ी होती है, परंतु भगवान ने हमें किसी अच्छे उद्देश्य से ही किसी वंश या कुल में भेजा है। भगवान स्वयं भी तो त्रेता युग में क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर राम और द्वापर युग में यादव कुल श्याम बनकर अवतरित हुए। पर इससे क्या हमारी उनके प्रति श्रद्धा कम हुई? क्या उन्होंने अपने कुल का नाम छुपाने की कोशिश की? इसलिए हमें अपने कुल और परिवार पर गर्व करना चाहिए, न कि उस नाम को खत्म कर मिट्टी में मिला देना जैसा तुम कर रहे हो। उनकी बात सुनकर मजबूरी में उन्हें धीरेन्द्र पाटिल वाली पूरी बात बताई। यह बात सुनकर तो श्रीवास्तव सर मुझ पर तो और भी ज्यादा भड़क गए। बोले, तुम्हारी ऐसी बात पर तुम्हें झापड़ नहीं मारा क्या तुम्हारे माता पिता ने? मैं होता तो एक झापड़ रसीद देता उसी वक्त तुम्हारे गाल पर। शर्म नहीं आई तुम्हें उनसे DNA की बात करते हुए? मैंने शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए कहा। क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे मेरे सवाल के जवाब में झापड़ मारकर मुझे चुप कराने की कोशिश की, इसलिए मुझे लगा कि वह कोई बात छुपा रहे हैं और मैं उनसे DNA टेस्ट की बात कर बैठा था। श्रीवास्तव सर ने कहा, बेटा, मैंने मनोविज्ञान से ही पढ़ाई की है। मैं जानता हूँ कि कोई भी सच्चा इंसान ऐसे सवालों पर इसी प्रकार की प्रतिक्रिया देगा। शक तो तब होता कि तुम्हारी ऐसी बात पर तुम्हारे माता पिता तुम्हें प्यार से पुचकार कर समझाने की कोशिश करते, और यदि तुम उनके सगे बेटे नहीं भी होते तो भी तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए था कि उन्होंने ही तुम्हारा पालन पोषण करके तुम्हें इस काबिल बनाया था कि तुम डिप्टी कलेक्टर बन सके। लानत है तुम पर। जिस माता पिता ने तुम्हें 20 साल पढ़ा लिखा कर लायक बनाया, उन्हें भूलकर तुम धीरेन्द्र पाटिल जैसे धूर्त आदमी की बात में आकर इतनी बड़ी भूल कर बैठे। उनकी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कितनी गलत सोच थी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने श्रीवास्तव सर से क्षमा मांगी तो वह बोले कि अब तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्षमा कर देंगे तो समझ लेना कि मैंने भी क्षमा कर दिया है। इसीलिए मैं उसी रात की ट्रेन पकड़कर नोएडा आ गया आप दोनों से माफी मांगने। जब घर आया तो पता चला कि आपने वो घर किसी को किराए पर दे दिया है। उन लोगों ने मुझे आपका जो पता दिया कि आप लोग लखनऊ में किसी ओल्ड होम्स में रहते हैं,
मुझ में ऐसी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उन्हें अपना परिचय देकर कहता कि मैं अरविंद हूँ, भास्कर राव त्रिवेदी जी का बेटा। वहाँ से वापस आकर जब मैंने श्रीवास्तव सर को सारी बात बताई तो वह भी मेरे साथ साथ आप लोगों के बारे में पता करने के लिए प्रयास करने लगे। मैं अपने लेवल पर आपके सभी संभावित जगहों, रिश्तेदारों से आपकी मालूमात करता रहा, पर मुझे आप लोगों का कुछ पता नहीं चला। श्रीवास्तव सर मेरे लिए गॉडफादर बन चुके थे। उनके मार्गदर्शन में मैंने एक एग्जाम दिया और उसे क्लियर करके कलेक्टर बनकर गोरखपुर में ही श्रीवास्तव सर के अधीन ज्वाइन कर लिया। बाद में जब श्रीवास्तव सर का तबादला मेरठ संभाग में हुआ तो कुछ समय बाद उन्होंने मुझे भी यहाँ पर बुलाकर अपने अधीन गाजियाबाद में ज्वाइन करा दिया। चूँकि मैं यहाँ पर ए कुमार नाम से ही ज्वाइन किया था, इसलिए अन्य कोई भी मेरे असली नाम और अतीत से परिचित नहीं था। अरविंद की सारी बातें उसके माता पिता के साथ साथ वीरेश्वर मिश्रा और अनुराधा भी सुन रहे थे। उसे अब समझ में आ गया था कि कुमार उर्फ अरविंद के मन में कितना दर्द था। इसके बाद वीरेश्वर मिश्रा ने अरविंद को उसके पिता भास्कर राव त्रिवेदी और माँ सुलक्षणा के उनके साथ लखनऊ आने की सारी बात विस्तार से बताई। कुछ देर बाद सुलक्षणा और अनुराधा ने सबके लिए खाना लगा दिया। खाना खाने के बाद एक बार फिर से वो सभी लोग चर्चा में जुट गए। रात के 12:30 हो चुके थे, पर कोई भी बातें खत्म करने के मूड में नहीं था, मानो सारी रात बातें करके ही काटनी हो। आखिर में भास्कर राव त्रिवेदी ने ही कहा कि चलो अब बाकी बातें सुबह करेंगे, और वह सब सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन अरविंद सुबह जल्दी उठ गया और माँ से बोला, माँ मुझे जल्दी मथुरा के लिए निकलना पड़ेगा, वहाँ घर जाकर नहाकर ऑफिस जाना है। तुम और पिताजी भी मेरे साथ चलो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब तक अनुराधा और भास्कर राव भी उठ चुके थे। वह बोले, बेटा तू नहीं था तो हमने इस घर को ही अपना घर मान लिया था। अब एक बार तुम लोगों का रिश्ता तय कर दें, फिर देखते हैं कहाँ रहना है, बेटे के साथ या बहू के साथ। चाय और नाश्ता करके अरविंद कार से मथुरा की ओर निकल पड़ा। वह आया तो ए कुमार बनकर था, पर जाते समय अरविंद कुमार त्रिवेदी बनकर जा रहा था। उगते हुए सूरज की लालिमा उसके जीवन में भी नई रोशनी भर रही थी। आते समय अरविंद के मन में जो बरसों से दबी एक टीस सी थी, वह दूर हो चुकी थी। अरविंद को बहुत हल्का महसूस हो रहा था और वह अपने अतीत की यादों में गोते लगाते हुए तेज गति से मथुरा की ओर जा रहा था। मथुरा पहुंचकर अरविंद ने सबसे पहले अनुराधा को मोबाइल पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। अनुराधा अभी अपने ऑफिस जाने के लिए निकलने ही वाली थी। उसने अरविंद के माता पिता को भी अरविंद के पहुंचने की सूचना दी। ऑफिस पहुंचने के बाद अरविंद ने कमिश्नर B.K. श्रीवास्तव सर को भी फोन करके सारी बात बताई और यह भी बताया कि उसकी अनुराधा से शादी तय होने वाली है। सारी बातें सुनकर कमिश्नर सर बहुत खुश हुए। कहते हैं ना कि हीरा कहीं भी रहे, चमकना तो उसकी फितरत में ही होता है। अरविंद के साथ भी यही हुआ। मथुरा में कलेक्टर का चाल संभालने के साथ ही उसने आपराधिक तत्वों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। जल्द ही स्थानीय पुलिस नेटवर्क का इस्तेमाल करके अरविंद ने एक अंतर्राज्यीय गौ तस्कर गिरोह भंडाफोड़ किया। अरविंद के इस कारनामे की सभी प्रमुख समाचार पत्रों में मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई। इधर गाजियाबाद में अनुराधा समय समय पर जाकर मंत्री जी और रितेश ठाकुर से मिलने जुलने वाले लोगों की छुपे हुए कैमरे से हुई रिकॉर्डिंग्स को देख देखकर उनकी आगे की सारी योजनाएं समझ पा रही थी। इसी वजह से मंत्री जी के जो भी लोग ठेकेदार पर हमला करने के लिए आते, वह पहले से ही सतर्क पुलिस के हत्थे चढ़ रहे थे। ऐसी ही एक रिकॉर्डिंग अनुराधा देखकर अचंभित रह गई, जिसमें एक व्यक्ति जो कि मंत्री जी के पास पहले दिन से बराबर आ रहा था। मंत्री जी उसे उस दिन अखबार में छपी अरविंद की तस्वीर दिखाते हुए बोला कि इस कलेक्टर ए कुमार ने तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर मंत्री से मिलने आया व्यक्ति मंत्री जी से बोला, तुम इसे नहीं जानते, ये तो एक नंबर का बेवकूफ इंसान है। इसका असली नाम अरविंद कुमार त्रिवेदी था। यह बहुत बड़ा मूर्ख है। यह इतना बड़ा मूर्ख है कि मेरे द्वारा सिर्फ यह कहने पर कि वो मेरी नाजायज औलाद है, उसने न सिर्फ अपने असली माता पिता से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए, बल्कि अपने नाम से भी त्रिवेदी शब्द हटा दिया। मुझे नहीं लगता कि इतना बेवकूफ आदमी तुम्हारी तरह शातिर इंसान जो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता हो, उसे पकड़वा सके। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मंत्री बोला, नहीं भाई, मुझे तो आपके ही साले रितेश ठाकुर ने बताया कि यही ए कुमार हमारे ठेकेदार को गांव का आदमी बनकर 2500 बोरी सीमेंट लेने के नाम पर स्पेशल स्याही लगे नोट देकर गया था। इसी वजह से हम सब रंगे हाथ पकड़े गए थे। आप इस आदमी को जिंदा मत छोड़ना।
वह आदमी मंत्री को आश्वासन देकर निकला कि वह अरविंद यानी ए कुमार को मरवाने के लिए कोई बड़ा कदम चलेगा। अनुराधा यह रिकॉर्डिंग देखकर चिंतित हो गई। उसने रिकॉर्डिंग की तारीख देखी तो यह पिछले सप्ताह की ही रिकॉर्डिंग थी। उसके बाद वह व्यक्ति मंत्री से मिलने नहीं आया था। इसका मतलब वह व्यक्ति अरविंद को मरवाने के काम में लग गया होगा। अनुराधा परेशान हो उठी। उसने तुरंत कमिश्नर बीके श्रीवास्तव सर से फोन पर सारी बात की। कमिश्नर सर ने उसे तुरंत सारी रिकॉर्डिंग लेकर मेरठ में उनके कमिश्नर कार्यालय आने को कहा। इसके बाद उन्होंने अरविंद को भी यथाशीघ्र अपने कार्यालय में आने को कह दिया। अनुराधा ने भी अरविंद को फोन करके बताया कि वह कमिश्नर सर से मिलने को उनके ऑफिस जा रही है और उसे यानी अरविंद को सावधान रहने को कहा, क्योंकि उसे जान का खतरा है। अरविंद ने अनुराधा को बताया कि उसे कमिश्नर सर का फोन आ चुका है और वह भी उनसे मिलने के लिए मेरठ ऑफिस ही जा रहा है। अनुराधा लगभग 2 घंटे में मेरठ के कमिश्नर हेडक्वार्टर पहुंच गई। वहां पर उसने उन रिकॉर्डिंग्स को कमिश्नर सर के सामने प्रस्तुत किया। कमिश्नर सर ने अरविंद को फोन लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। अरविंद को आने में करीब 1.5 घंटे का वक्त था, इसीलिए उन्होंने अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को कंप्यूटर पर उस रिकॉर्डिंग की कॉपी बनाने के लिए कह दिया। अरविंद के आने के बाद अनुराधा, कुमार और कमिश्नर सर तीनों ने अपने ऑफिस में एकांत में वो सारी रिकॉर्डिंग्स अपने कंप्यूटर में देखी और सुनी। कमिश्नर सर रिकॉर्डिंग से संबंधित नोट्स कागज पर लिखते भी जा रहे थे। जैसे ही रिकॉर्डिंग में वह व्यक्ति जिसने अरविंद की हत्या करने की बात मंत्री से कही थी स्क्रीन पर दिखा, अरविंद ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह धीरेन्द्र पाटिल था। उसी ने अरविंद को इतना मानसिक तनाव दिया था। आगे की रिकॉर्डिंग देखकर स्वयं अरविंद खुद की बेवकूफी वाली हरकत पर शर्मिंदा हो गया था। इसी धीरेन्द्र पाटिल की खुद को अपनी नाजायज औलाद बताने की कुटिल चाल की वजह से अरविंद की बसी हुई दुनिया में आग लग चुकी थी। सारी रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद कमिश्नर सर ने कागज पर लिखी अपनी पर्ची उठाई और अरविंद एवं अनुराधा से कहा, इस सारी रिकॉर्डिंग में जो बातें मैंने नोट की है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। पहला, अरविंद ने पहचान लिया है कि वह व्यक्ति धीरेन्द्र पाटिल है, जो कि पूर्व नेता था और भ्रष्टाचार के आरोप में सजा पा चुका था, और रितेश पाटिल उसका साला है, यानी शायद उसकी पत्नी का सगा चचेरा या ममेरा भाई हो। दूसरा, धीरेन्द्र पाटिल उस मंत्री को तुम कहकर बात कर रहा है, जबकि मंत्री उसे सम्मान से आप कहकर बात कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों का पूर्व में कोई राजनीतिक कनेक्शन जरूर होगा और इस धीरेन्द्र पाटिल की हैसियत इस मंत्री से भी ज्यादा बड़ी है। तीसरा, धीरेन्द्र पाटिल की सारी डिटेल्स जांच कर हमें उसके फोन टैप करना पड़ेगा, मोबाइल ट्रैकिंग पर डालना पड़ेगा, ताकि इस बारे में हमें और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप दोनों ने कुछ नोट किया हो या आपको पता हो तो मुझे बता सकते हैं। अरविंद ने कहा कि जब वो नोएडा में था तब उसने पता किया था कि धीरेन्द्र पाटिल का एक बेटा नागेंद्र भी है, जो कि छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेता था, और धीरेन्द्र पाटिल की पत्नी सरिता थी, उससे नाराज होकर अपने भाई के घर रहने को चली गई थी। कमिश्नर सर ने कहा कि फिर तो उस नागेंद्र और उसकी माँ सरिता का भी पता करना पड़ेगा, ताकि हमें इस धीरेन्द्र पाटिल के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चल सके। कमिश्नर सर ने अपनी प्लानिंग के अनुसार इंस्पेक्टर विनोद कुशवाहा को फोन करके धीरेन्द्र पाटिल के पीछे 2 कांस्टेबल लगाने को कहा। 2 कांस्टेबल मंत्री के घर पर और 2 कांस्टेबल रितेश ठाकुर के घर पर नजर रखने को लगा दिए। रितेश ठाकुर और मंत्री के घर के फोन की टैपिंग फिर से शुरू करवा दी। इसके अलावा धीरेन्द्र पाटिल का मोबाइल नंबर पता करके उसे भी ट्रैकिंग पर लगा दिया। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।